संदीप जी, मैं जरा एक लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि ये मोदी जी से रिलेटेड है। मोदी जी एक तरफ तो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, दूसरा वो आज भी उनका अगर अगर स्टेटमेंट पढ़िए तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को बता रहे हैं कि कितनी खराब, कितनी घटिया, कितनी बेकूफ के लोगों ने, बेकार के लोगों ने उसको किया था उस ट्रीटी को, और उसमें क्या 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 गलतियां हैं। ये ट्रीटी 6-7 साल लगे थे इस ट्रीटी को सेटल होने में। भारत और पाकिस्तान के बहुत से विशेषज्ञ आए थे, बहुत सी बातें हुई थी, 6 नदियां थी, वेस्टर्न नदी, और एक ये डिटेल था। मैं उस डिटेल को इतने छोटे कार्यक्रम में हम लोग नहीं बात कर सकते। लेकिन एक लार्जर क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये नेहरू की लिगेसी को गाली नहीं देते हैं, ये नेहरू के कंधे पे बंदूक रख के गांधी की फिर हत्या करना चाहते हैं और रोज हत्या करना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, इनका नेहरू टारगेट नहीं, इनके टारगेट गांधी है। मैं इस पे आपसे, क्योंकि जो कल जब ये कह रहे हैं कि उस समय जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई कितनी गलत थी और ये गलत, और उसके वो बता रहे हैं कि उसमें इतना डीसिल्टिंग था और इतना, वो ने मतलब उसकी डिटेलिंग बता रहे हैं, उसमें 3 नट लगने चाहिए थे, 4 स्क्रू लगने चाहिए थे, 2 ही स्क्रू लगे, चौथा स्क्रू नहीं लगा, इस तरह की डिटेलिंग में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पाता हूं, जो अनिल जी जो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, ये केवल नेहरू लिगेसी को नहीं, ये नेहरू के कंधे पे बंदूक रख के, नेहरू के कंधे पे नहीं, नेहरू के ऊपर जब बंदूक चलाते हैं तो ये गांधी के को फिर मारने की कोशिश करते हैं, और ये लोग रोज प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पे भी आपकी एक जरा, और बाकी टिप्पणी आप कर ही लीजिए, जो पाकिस्तान को गाली देके क्या हासिल होगा, लेकिन जरा इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा डॉक्टर संदीप जी। देखिए, एक्चुअली एक बहुत बड़े लेखक थे जॉर्ज ऑरवेल, जिनका जन्म मोतिहारी बिहार में हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बहुत पावरफुल राइटर्स में से एक थे, और उन्होंने जीवन भर तमाम तरह के अनुभव किए, रेस्टोरेंट में काम तक किया, फ्रांस में खूब लिखते थे, और उनकी जो राइटिंग्स है, उनके जो नॉवेल्स हैं, उनका जो लिटरेचर है, बहुत ही वाइडली रेड है, बहुत पावरफुल राइटर थे। उन्होंने इसके लिए, मोदी जी के चरित्र के लिए एक वर्ड गढ़ा था, डबल थिंक, और उन्होंने कहा था, एक्चुअली ये मोदी जी बहुत ही साइंटिफिक ढंग से कर रहे हैं, और ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे अभी एक साथी ने कहा कि मैं इस विषय में नहीं पढ़ा हूं, एक्चुअली वो जिस विषय में अध्ययन किया उन्होंने, उनका जो अध्ययन है पूरा का पूरा यही पोलराइजेशन और पोचिंग, और उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, जो उन्होंने गुजरात में किया, जो लेबोरेटरी बनाई उन्होंने, यही तो काम है उनका, यही अचीवमेंट्स है। जैसे लोग एमए हिस्ट्री करते हैं, एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई वही है। तो डबल थिंक ये पोस्ट ट्रुथ का एज है, जिसमें जो सब्जेक्टिव नैरेटिव्स है वो ऑब्जेक्टिव नैरेटिव्स को ओवर शैडो कर रहा है। मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं इसको, तो जो इनके झूठ हैं वो सच को ढक चुके हैं और पूरी तरह से उस पर विजय हासिल कर चुके हैं। एक्चुअली हिटलर, एक्चुअली ये सब कुछ नया नहीं हो रहा है, इसका एक मॉडल है। हिटलर कहा करता था कि एक झूठ को 100 बार बोलिए वो सच हो जाएगा। तो ये जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत में पहली बार मेट्रो पर 2002 में बैठे थे, तो ये जानबूझ के वो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 1984 में भारत में, कलकत्ता में मेट्रो चल चुकी थी, और उनके पास क्या है कि वो बात करेंगे। क्योंकि आप देखिए, जब से वो आए हैं सत्ता में 2014 से, अगर आप हर साल के हिसाब से उनके अचीवमेंट्स की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि हम आते ही 100 दिन के भीतर भारत में जो ब्लैक मनी है उसको ले आएंगे। 100 दिन क्या, अभी तक भारत की ब्लैक मनी नहीं आई। उन्होंने एक ब्लैक मनी एक्ट बनाया 2015 में, उसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उल्टे उन्होंने 732 किसानों की जान ले ली। किसान उनसे आय पर बात करने से थर्राते हैं, कांपते हैं। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हम एनआरसी, सीए एनआरसी नहीं करेंगे, और उनके जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि पूरे देश में किया जाएगा। तो ये डबल स्पीक यही है। और फिर वो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से जो देश में काला धन है उसको हम खत्म कर देंगे। फिर जब 94% माने वही करेंसी वापस आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि देखिए हम इससे भारत में डिजिटल माने करेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने गोल पोस्ट ही बदल दिया। जब फेलियर हो गया तो उसको बदल देना, ये डबल स्पीक है। फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने कोविड में देखा कि उन्होंने 2020 मई तक कहा कि केसेस घट के 1000 हो जाएंगे, और जुलाई में वो 8 लाख से ऊपर हो गए। ये डबल स्पीक है जॉर्ज ऑरवेल का, ये पोस्ट ट्रुथ का मामला है। ये सब कुछ फेलियर हो गया। तो वो फेलियर एक्चुअली वो कुछ हकीकत में आप करोगे नहीं, मुंह से आप सारी चीजों को कर लोगे,
तो वो होता नहीं है, हुआ नहीं कभी। अब आप CNRC का वो आंदोलन रहा हो, शाहीन बाग का, किसानों का आंदोलन रहा हो, ये दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक रहे हैं। अब आप कोई भी मामला ले लीजिए, चाहे वो भारत के, इन्होंने कहा 2019 में कि कोई मुझे बता दे, इन्होंने मंच से कहा, एक सम्मेलन मंच से कहा कि भारत में कोई बता दे मुझे कि कोई अब तक घुसपैठिए हमला कर पाए हैं। उसी साल पुलवामा में हमला हुआ था। तो ये जानबूझ के, जैसे होता क्या है कि हम लोग बचपन में जब गलती करते थे और सामने वाला पकड़ लेता था, तो जब डिफेंस करने के लिए नहीं होता तो उसी में हम सारी चीजों को हौच पौच करते थे। ये जानबूझ के उसी वाली थियरी को, उसी वाले मामले को मीडिया की मदद से, देखिए मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा टूल है। और चूंकि मीडिया, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो प्रिंट हो, सब कुछ सेटल्ड है, तो वो आसानी से सब कुछ इफेक्टिव ढंग से भारत में हो जा रहा है। अदरवाइज 2014 से लेकर 2025 तक इन्होंने एक ऐसा काम नहीं किया है जो जिससे भारत की मर्यादा बढ़ी हो, भारत की गरिमा बढ़ी हो, भारत तो विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ा हो। तो आप ये सारी चीजों को उठा के देख लीजिए। झूठ, एक्चुअली सच को झूठ से ढका जा रहा है, और उसमें मीडिया एक टूल है। और सब कुछ मीडिया ही नहीं, मशीनरी, इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और एक्चुअली पोस्ट ट्रुथ जो है ना, पोस्ट ट्रुथ एरा पूरी दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है जहां राइट विंग के लोग हैं। और ये बहुत चिंता का विषय है। 30,000 झूठ तो इनके जो मॉडल हैं, जो इनके गुरु हैं, वो बोल चुके हैं। रोज वो कितने झूठ बोलते हैं, तो उस हिसाब से झूठ बोलने वालों की एक एक फौज सी तैयार हो गई है पूरी दुनिया में, और हमारा देश भी उसी में से है। तो इस देश का आप समझ लीजिए कि जनता का क्या होगा। जो देश का प्रीमियर है, जो देश का नेता है, अगर वो मंचों से कहता है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी आय छीन लेंगे, घुसपैठिए हैं, उनको हम कपड़े से पहचान लेते हैं, जो बच्चा पैदा करने वाले, गजब की भाषा है ये। आपने कभी मनमोहन सिंह को वोट के लिए इस तरह की भाषा को बोलते सुना है? राजीव गांधी को सुना है? इंदिरा गांधी को सुना है? या फिर JP जयप्रकाश नारायण राममनोहर लोहिया को सुना है? किसी को सुना है आपने? जवाहरलाल नेहरू को सुना है? ये कहते ना कि ट्वीटी कराना और ये सब गड़बड़ियां थी। भारत में पहला IIT जो खोला गया, कितने उपक्रम भेज दिए इन्होंने, छोड़िए उसको, कितने 15, अभी तो बहुत दूर मत जाइए, UPA 2 ने 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली, और इन्होंने एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली हो तो बता देंगे। उसी भारत के 32-33 इन्होंने उपक्रम जो सरकारी थे, जो पब्लिक थे, उनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया, बेच दिया। तो एक निकम्मा बच्चा जो एक्चुअली कुछ अर्न नहीं कर पाता है, कुछ अचीव नहीं कर पाता है, लगातार माँ बाप को क्वेश्चन करता रहता है कि माँ बाप उससे रिपोर्ट कार्ड न पूछ दे। और लोकतंत्र में जनता माँ बाप है, तो जनता को बेसिकली ये बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वही जॉर्ज ऑरवेल के डबल स्पीक को बोल के। मतलब ये एक थियरी है, बेसिकली ये एक साइंस है। और जब मैंने जो चीजें बहुत हद तक, बहुत सटल ढंग से कुछ लेफ्ट के बहुत ही महीन लोग किया करते थे, उन सब चीजों को अडॉप्ट किया है। ये सब कुछ इन्होंने उसी मॉडल से निकाला है जहां से हिटलर जैसे ऑपरेट करता था, एकदम सीधे उसी पैटर्न पर, उसी सारी चीजों को ये कर रहे हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? इतिहास, एक्चुअली नेपोलियन कहा करता था कि हमें 2 विषय बहुत गंभीरता से पढ़ने चाहिए, एक तो इतिहास, दूसरा मैथमेटिक्स, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होना है। भारत जो 2013 में था, उसको वापस लाने में हमको 2050 में अगर हम वापस लाएं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बात जो है, भारत की जो पीस के लिए सबसे पहली शर्त है, वो हमारे साथी शेर पढ़ रहे थे हबीब जालिब का। सही बात है कि एक्चुअली किसी भी शरीफ आदमी को कभी खुदा होने का भ्रम नहीं हो सकता है, लेकिन एक मूर्ख को तुरंत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिमान है और कौन खुदा है, लेकिन एक इंसान की हैसियत क्या है इस प्रकृति के सामने। लेकिन एक आदमी जो खुद अपने आप को इवेल्युएट ना करता हो, पता नहीं कब सांसें रुक जाए, क्या हो जाए, लेकिन वो इस भ्रम में रहे, तो आप सोचिए कि इस देश का क्या होगा अगर 2050 तक भी भारत अपनी पिछली फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाए। इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, हर चीज को इतना खराब कर दिया गया है कि वो बहुत बड़े संकट में है। तो गांधी तो रोज मारे जा रहे हैं, जो आपका सवाल है उस पर मैं वापस लौटता हूं। गांधी को हर क्षण मारा जा रहा है। गांधी होते तो वो अंतहीन धरने पर और प्रदर्शन पर रहते, शायद उनकी अब तक धरने से मौत हो चुकी होती अगर वो जिंदा होते तो। लेकिन गांधी, बेसिकली ये देश थोड़ा अलग देश है, ठीक है, यहाँ के लोग पेशेंस रखते हैं, पेशेंस वाले लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग एक दिन कभी न कभी ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, जो बेकार की राजनीति है,
जो झूठ की राजनीति है, जो पोस्ट ट्रुथ में इन्होंने झूठ को सच के ऊपर रखा है, उसका आज नहीं कल पर्दाफाश होना है। और लेकिन यही है कि उससे समय का नुकसान होना है, देश के रिसोर्सेज का नुकसान होना है, और हमारे जनरेशन का, आने वाली जनरेशन जो हमको बहुत आगे जाना था। 1990 में हम और चीन साथ में थे, चीन हमसे 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है, और हमको बताया जा रहा है कि 4 ट्रिलियन पे हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात नहीं की जाती। ये नहीं बताया जाता है कि चीन कैसे आगे निकला। चीन ने कभी कास्ट सेंसस नहीं रोकी, सेंसस नहीं रोकी। चीन जो है, आप कहते हो, आप किससे पूछ रहे हो, कह रहे हो कि जो मूर्तियां होती हैं वो उसमें आंखें भी छोटी होती हैं, चीन की मूर्तियां। अरे भाई, आप प्रीमियर हो इस देश के, आपके यहाँ क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये सब सवाल हैं जो पूछने की जरूरत है। लेकिन कुल मिला के गांधी रोज और हर क्षण मारे जा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।